नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक दिवसीय परीक्षा में सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो हमारा ये वीडियो है वो सामान्य विज्ञान पर आधारित प्रश्नों को लेकर आया है। और ये प्रश्न आपके लूसेंट की किताब से लिए गए हैं। ठीक है, सिर्फ लूसेंट ही नहीं, एक के बाद एक जितने भी मार्केट में विज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही साथ जो बचे क्वेश्चन हैं उन्हें फिर से डिजाइन करके, जो क्वेश्चन बचते हैं उन्हें क्वेश्चन को डिजाइन करके आपके सामने लाया जाएगा, ताकि आपको कभी भी कोई भी पेपर देते समय ये ना लगे कि ये क्वेश्चन मेरे सामने से निकला नहीं है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि कार्य का मात्रक है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है ये आपको बताना है। विकल्प आपको जूल दिया है, न्यूटन दिया है, वाट दिया है, डाइन दिया है। ठीक है, कार्य बराबर आप जानते हैं क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक, बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर को कार्य का मात्रक हम कहते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ न्यूटन दिया तो ये तो होगा नहीं। ठीक, जूल जो दिया है उसे अभी हम छोड़ देते हैं। वाट जो दिया है वो शक्ति का मात्रक है। ठीक है, और डाइन जो दिया है वो बल का मात्रक है। ठीक, डाइन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। ठीक, डाइन जो है वो आपका बल का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है। देखिए, डाइन और न्यूटन दोनों बल के मात्रक है। न्यूटन क्या है? यम के एस पद्धति में आपका क्या है? बल का मात्रक है। और डाइन क्या है? सीजीएस पद्धति में आपका बल का मात्रक है। सिर्फ बचा आपके सामने जूल। तो न्यूटन मीटर कहें या जूल कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो कार्य का जो मात्रक हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? दूरी के विकल्प आपको दिया है, दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, या फिर द्रव्यमान की। तो जो प्रकाश वर्ष है वो आप वर्ष पर मत जाइएगा, वर्ष देखकर कह दीजिए समय का। नहीं, समय का ये नहीं है, ये जो मात्रक है वो किसका है? दूरी का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग हम जब अंतर्ग्रहीय या फिर जैसे अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो वहां पर जो आपके बहुत बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं, जैसे आपका एक तारे से दूसरे तारे के बीच की दूरी, या फिर एक आकाशगंगा से दूसरे आकाशगंगा के बीच की दूरी, इन चीजों को जब हम देखते हैं तो वो प्रकाश वर्ष में आपका मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एम्पियर मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन दिया है प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। तो एम्पियर जब आप मूल राशियां पढ़ते हैं तो वहां पर आपको एक मूल राशि, भौतिक की मूल राशि मिलती है विद्युत धारा। उसका जब आप मात्रक देखते हैं तो वहां पर क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर जो है वो किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ठीक है, देखिए, आदिवर्ष आपको दिया है, चंद्रमाह दिया है, प्रकाश वर्ष दिया है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि समय का मात्रक नहीं है। तो आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं कि इसमें कौन सा क्या होगा। आप देखिए, प्रकाश वर्ष हमने पढ़ा है कि प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, ना कि समय का मात्रक होता है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारसेक इकाई है किसका? दूरी का, कि समय का, कि प्रकाश की चमक की, या चुंबकीय बल की। जब हम प्रकाश वर्ष में कोई चीज नापते हैं तो उसकी भी एक बड़ी इकाई, जैसे आप सेंटीमीटर में नापते हैं फिर आपको मीटर मिल जाता है, वैसे ही प्रकाश वर्ष के बाद आपका क्या आता है? पारसेक आता है। ठीक है, तो पारसेक भी क्या है? एक दूरी मापने की इकाई ही है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पारसेक किसकी इकाई है? तो वो दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपको दिया है डेसिबल जो है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई, तो ये सही है। अश्रुशक्ति जो होता है वो शक्ति की इकाई होता है, बिल्कुल सही है। अश्रुशक्ति, एक अश्रुशक्ति को ही हार्स पावर कहते हैं अंग्रेजी में, और एक एचपी यानी हार्स पावर बराबर 746 वाट। और 746 वाट किसकी है? शक्ति की इकाई। तो अश्रुशक्ति भी शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील जो होता है वो दूरी की इकाई होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि समुद्री मील है यानी समुद्र में भी दूरी ही मापते हैं समुद्री मील से। ठीक,
सेल्सियस जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं, सेल्सियस जो है वो ऊष्मा की नहीं बल्कि ताप की इकाई है। ठीक है, ताप किसमें मापते हैं? सेल्सियस में मापते हैं। ऊष्मा की इकाई क्या है? जूल, कैलोरी, ये है आपकी ऊष्मा की इकाई। ठीक, तो सेल्सियस क्या है? ये ऊष्मा की इकाई नहीं है बल्कि ये ताप की इकाई है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, लुमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन है आपको दिया गया ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, एवं बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूमेन क्या है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट पास्कल इकाई है। पास्कल जो इकाई है वो किसकी है? आर्द्रता की, दाब की, या वर्षा की, या तापमान की। तो पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। ठीक है, आप देखेंगे कि लिखा होगा कि इतने पास्कल दाब है, इतने पास्कल दाब है। ठीक, तो ये दाब की इकाई है क्या? पास्कल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैंडेला मात्रक है। ऑप्शन ए है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन बी है ज्योति प्रभाव का, ऑप्शन सी है ज्योति दाब का, और ऑप्शन डी है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मतलब? जब हम मूल राशियां पढ़ते हैं भौतिक के साथ मूल राशियां, तो उसमें एक आता है ज्योति तीव्रता, उसी का मात्रक क्या है? कैंडेला। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का यसाई मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन ए है डाइन प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है आपका मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता, ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का यह सही मात्रक है। तो आप लोग जानते हैं यंग प्रत्यास्था बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटा विकृति। ठीक, यंग प्रत्यास्था बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटा विकृति। तो विकृति की कोई अपनी इकाई नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो होता है लंबाई का। ठीक, तो लंबाई का रेशियो होता है, तो लंबाई का रेशियो होता है, तो जब दो एक ही समान की राशि जब उनका हम रेशियो निकालते हैं तो उनकी यूनिट कट जाती है, तो वो वहाँ पर वो क्या होते हैं? इकाई रहित राशि हो जाते हैं, यानी उनकी कोई इकाई नहीं होती है। तो बचा क्या? प्रतिबल की इकाई। तो प्रतिबल क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का हो जाएगा न्यूटन, क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम देखते हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो यंग प्रत्यास्था गुणांक का क्या है? यसाई मात्रक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके देखिए आरआरबी में पूछे गए हैं। तो इस तरीके से ये आरआरबी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? आपको बताना है कि दो ऐसे भौतिक राशियां, मतलब यहाँ पर युग्म दिया गया है, जैसे बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल, ये दिया गया है कि इसमें आपको ये बताना है कि समान जो है वो विमीय सूत्र नहीं है। ठीक, तो देखिए अगर हम बल एवं दाब की बात करते हैं तो बल का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? आप बल का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। बल बराबर क्या होता है? F बराबर m में होता है, या बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान का होता है आपका m, और त्वरण का होता है LT-2। ठीक, तो MLT-2 हो गया आपका बल का। दाब का अगर हम निकालें तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल जो है वो दाब का मात्रक होता है, सॉरी दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का MLT-2 हो जाएगा और क्षेत्रफल का L स्क्वायर हो जाएगा, तो ML इनवर्स T-2 हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा। यानी अगर हम बात करें बल एवं दाब का, तो बल एवं दाब का जो विमा है या विमीय सूत्र है वो समान नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बल एवं दाब का विमीय सूत्र समान नहीं है। लेकिन हम एक चीज और देख लेते हैं, कार्य एवं ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो कार्य और ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होता है वो समान होता है। आवेग और संवेग की अगर हम बात करते हैं तो आवेग और संवेग का भी विमीय सूत्र समान होता है। भार और बल अगर बात करें तो भार भी एक तरीके से बल ही है, तो इनका भी विमीय सूत्र समान होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अदिश राशि है। अदिश राशि आपको विकल्प दिया है ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग, या उपयुक्त सभी। आरआरबी 2002 का क्वेश्चन है कि आपको बताना है अदिश राशि, बताना है कि अदिश राशि क्या है। अदिश राशि वो राशियां होती हैं जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ परिमाण से काम चल जाता है। तो अदिश राशि ऊर्जा जो है वो आपका अदिश राशि है। बल आघूर्ण की बात करें तो ये सदिश राशि है। संवेग की बात करें तो ये भी सदिश राशि है। उपयुक्त सभी की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ऊर्जा केवल अदिश है, बाकी दो सदिश है, तो उपयुक्त सभी होगा नहीं।
बल आघूर्ण होगा नहीं, संवेग होगा नहीं, तो ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? देखिए, संवेग और वेग कह रहा है, तो आप लिख दीजिए संवेग को P बराबर mv होता है, तो संवेग को हमने mv लिख दिया और वेग को v लिख दिया, तो v से v कैंसिल हो गया, m आ गया यानी द्रव्यमान। इसलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो वो द्रव्यमान मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का समान गति होती है या फिर समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है? समान गति, समान वेग, समान बल, अगर हम देखें तो ये नहीं होंगे, बल्कि वो समान त्वरण होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सभी पर एक समान त्वरण से वो बल लगाती है, वो एक समान मतलब खींचती है जब अपनी तरफ, तो उसका त्वरण समान होता है। वो क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, तो हर एक वस्तु को वो एक समान त्वरण से खींचती है। अब ये अलग की चीजें हैं कि वायु प्रतिरोध के कारण उसका जो गिरने का जो दर हो जाता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है, 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाला त्वरण बताइए। त्वरण हमें बताना है, यानी ए। ठीक, ए क्या होगा? ये दिया हमारे पास क्या है, एफ दिया है 5 न्यूटन। मान लीजिए कि एक बॉक्स रखा है, इस पर हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। कितने? 5 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया है। और ये कितने किलोग्राम का है? ये 2 किलोग्राम का है, ये 2 केजी का है। तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर हम इस 2 किलोग्राम की वस्तु पर 5 न्यूटन का हम बल लगाते हैं, तो इसके वेग में कितना परिवर्तन होगा, या परिवर्तन की दर क्या होगी, वेग परिवर्तन की दर क्या होगी? तो वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। ठीक, तो देखिए आपके पास एक फार्मूला होता है, एफ बराबर एम में। एफ बराबर दिया है 5, एम बराबर दिया है 2 इंटू ए कर दीजिए। ए बराबर क्या हो जाएगा? 5/2, या हम लिख सकते हैं 2.5। ठीक, आपका हो गया 2.5। अब देखिए 2.5 यहाँ भी दिया है, 2.5 यहाँ भी दिया है, और ये 25, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका। अब 2.5 ये होगा कि ये होगा? तो त्वरण का जो यूनिट होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ना कि मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जिस में लिखा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ठीक है, यानी मान लीजिए एक साइकिल चल रही है, तो वो साइकिल चलती ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं यदि इस पर हम कोई बाह्य बल ना लगाए। अब वो रुक कैसे जाती है? मान लो पैडल मारना बंद कर दिए, तो बाह्य बल लगाना हमने बंद कर दिया। तो जब बाह्य बल लगाना हमने बंद कर दिया, तो वो उस चीज को रोकना नहीं चाहिए था, वो तो अपनी गति बनाए रखनी उसे अपनी गति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो घर्षण होता है, पहिए और सड़क के बीच का जो घर्षण होता है, और थोड़ा बहुत वायु प्रतिरोध जो होता है, इस सारी चीजें कंसीडर कर ले, तो क्या होता है कि ये लोग भी फोर्स लगा रहे होते हैं विपरीत दिशा में, इस वजह से उसे रुकना पड़ता है। अगर वही बल ना लगे तो वो रुके ही ना। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि ये न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, कि न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है, या गैलीलियो का गति विषयक नियम है? तो जो ये है आपका कि किसी भी स्थिति या किसी वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना सक्रिय हो। ये न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम है। इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी है बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन सी है एवोगाड्रो परिकल्पना, और ऑप्शन डी है संवेग संरक्षण। ये भी आरआरबी 2003 का क्वेश्चन है। तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। जैसे आप बस में खड़े होते हैं और बस अचानक चलती है तो आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है कि इसका कारण क्या है। ऑप्शन आपको दिया गया है जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन बी है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ऑप्शन सी है विश्राम जड़त्व, और ऑप्शन डी है गति का नियम, गति का तीसरा नियम। देखिए जड़त्व आघूर्ण की बात हो रही है, तो वहां पर आपको जो
पिंड होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा या आप स्वयं होंगे तो वहां पर आपको घूर्णन के बारे में, घूर्णन की स्थिति होनी है, तभी वहां पर आपका आघूर्ण प्रयोग में आएगा। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का कोई नियम यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। इस घटनाक्रम में विश्राम जड़त्व का नियम लागू हो रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जड़त्व का नियम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 एक ही है, बस आपको बताना क्या है कि वहां पर हमने नियम बताया था और यह बताना है कि इसमें कौन सा नियम है। तो ये जो है न्यूटन का पहला नियम है, आपको हमने बताया था कि जड़त्व का नियम या विश्राम जड़त्व का नियम या न्यूटन का पहला नियम जो है वही इस घटना को अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, या उसका कारण बताता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बल का गुणनफल है। ठीक है, बल का गुणनफल नहीं है, हाँ बल का गुणनफल है आपका। ऑप्शन दिया द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। देखिए बल बराबर हम क्या लिखते हैं, एम ए, तो जहाँ यम द्रव्यमान है और ए क्या है त्वरण, तो द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल है वो क्या है, बल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर का वजन। ऑप्शन में पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। देखिए ये पृथ्वी है आपकी, ठीक, अब ऊपर हल्का चपटा है, नीचे हल्का चपटा है, तो ये ऊपर हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा है, ये सेंटर से इसकी दूरी कम हो जाती है, और जब दूरी कम हो जाती है तो क्या होता है कि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुरुत्व है ध्रुवों पर, इसका गुरुत्व का मान अधिक होगा अपेक्षाकृत इसके विषुवत रेखा के मान से। विषुवत रेखा पर जो गुरुत्व का मान होगा वो आपका ध्रुवों पर उससे कहीं ज्यादा होगा। तो जब वो ध्रुवों पर ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप ये बराबर एम में लिखते हैं, उसी को जब हम ऊपर नीचे की गति में बात करते हैं तो W बराबर mg भी लिख सकते हैं, यानी वेट बराबर m इंटू जी, जहाँ एक ही जगह पर g हो गया। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो जब g की वैल्यू बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा। तो क्या कह रहा है कि शरीर का वजन जो है वो बढ़ेगा कहाँ पर, मतलब शरीर का वजन ये कह रहा है कि सभी जगह एक समान होगा तो नहीं, क्योंकि विषुवत रेखा पर जी का मान कम है तो यहाँ कम होगा, ध्रुवों पर ज्यादा है तो ज्यादा होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ये बात सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा नहीं, विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है इसलिए वहां पर वजन कम होगा, जबकि ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है इसलिए वहां पर वजन आपका ज्यादा होगा। नेक्स्ट है किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। देखिए पृथ्वी पर 600 है तो वहां पर जो आपका भार क्या होता है वास्तव में, W बराबर mg यानी जी, और जब चंद्रमा पर जी की बात करते हैं तो पृथ्वी के जी का 1/6 होता है। तो ठीक है, हम यहाँ पर W1 बराबर mg लिख रहे हैं, W2 बराबर mg/6 लिख रहे हैं। ठीक, mg से mg कैंसिल, ये 6 ऊपर चला गया, तो W1 बराबर क्या हो जाएगा, W2 इंटू 6, या W2 हमें निकालना है तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, W1/6। W1 कितना है, 600 है, बटे 6 कर दें तो 100 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि, देखिए यहाँ पर गुरुत्व जो है वो ज्यादा है इसलिए वो पृथ्वी ज्यादा तेजी से खींचती है अपनी तरफ, और वहां पर क्या है गुरुत्व कम है इसलिए वहां कम तेजी से खींच पाती है। यही कारण है कि चंद्रमा पर जब वो छलांग लगाएगा तो वो ज्यादा ऊंचाई तक चला जाएगा, क्योंकि वो चंद्रमा की सतह उसे नहीं खींच पाएगी उतनी तेजी से जितनी पृथ्वी खींच लेती है। तो ये कारण है कि वह चंद्रमा पर भारीहीन होता है, नहीं। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, नहीं ये भी नहीं। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, ये चीज सही है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चन देखे जो भौतिक विज्ञान पर आधारित थे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम यही सीरीज जारी रखेंगे जब तक कि भौतिक के कम से कम 1000 क्वेश्चन ना हो जाए, और आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए ये संतुष्टि न प्रदान कर दे तब तक हमें ये काम करना है। ठीक है, ये वीडियो सीरीज आपकी तब तक चलेगी भौतिकी पर आधारित
जब तक कि सारे के सारे क्वेश्चन ना हो जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।